सीएम धामी ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्मारक गांधी पार्क में हुआ कार्यक्रम। कारगिल युद्ध में जवानों ने बलिदान को किया याद। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक। डेंगू के रोकथाम को लेकर के जनपद के 16 विभाग के अधिकारी बैठक में हुए शामिल। रोकथाम के लिए दिए निर्देश। डोईवाला में आज होगी भूमि बचाओ घर गांव बचाओ आंदोलन। महापंचायत गरजेंगे राकेश टिकैत। भूदसाव प्रभावित क्षेत्रों में फिर आने लगी नई दरारें। जोशीमठ औली सड़क पर आने लगी नई दरारें। जनवरी महीने में सबसे पहले आई थी दरारें। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर पहाड़ का मलबा। बद्रीनाथ हाईवे बंद। बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली पिथौरागढ़ उत्तराखंड में फिर नॉनस्टॉप बारिश। सभी 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। पुलिस ने अंकित चौहान हत्याकांड में फरार नौकर नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले में पकड़ा है। एसएसपी पंकज भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मालदा के रतुआ थाना क्षेत्र के हरिपुर गोपी गांव से नौकरानी उषा देवी व उसके पति राम अवतार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों हत्या आरोपितों को बंगाल की स्थानीय कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड भी हासिल कर ली गई है। हल्द्वानी आने के बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी। सांप से अंकित को डसवाने की मास्टरमाइंड माही उर्फ डॉली और उसका प्रेमी दीप कांडपाल को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सपेरा रमेश नाथ 18 जुलाई को दबोच लिया गया था। उषा देवी और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फ़ौरन बाद ये पाँचों पहले दिल्ली गए। दिल्ली से वापस बस से बरेली आए। बरेली से राम अवतार के गांव पीलीभीत में पहुंचे। वहां से नेपाल बॉर्डर की ओर गए। तो उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहां से मालदा ट्रेन के माध्यम से पहुंचे हैं। और इनका प्लान जो है बांग्लादेश जाने का था। उससे पहले ही टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर विकासखंड लमगड़ा के माध्यमिक विद्यालय दनियान में पढ़ने वाली छात्रा सुबह अपने घर से विद्यालय के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले सवाल नदी में पुल न होने के कारण छात्रों को नदी से जाना पड़ता है। इस कारण से छात्रा तेज पानी के बहाव में आने के कारण बह गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद छात्रा को सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया। सूचना पर स्कूल स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। प्रधानाचार्य कैलाश सिंह डोलिया ने कहा कि नदी में पुल नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की जान माल का खतरा बना रहता है। साथ ही वर्षा काल में विद्यार्थियों की उपस्थिति न्यून होने के कारण शिक्षण कार्य भी बाधित रहता है। ये घटना स्पष्ट करती है कि आज भी गांव विकास के मामले में कितना पिछड़ा है। बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी तबाही मचा रखी है। बारिश ने कालसी तहसील के खेरवा गांव में जम करके तबाही मचाई। लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों का मलबा दुकान व मकान पर गिरा। पानी के साथ आया मलबा मकान में रखा सामान और पशु भी बहा ले गया। मलबे की चपेट में आकर के एक गाय की मौत हो गई। गनीमत रही कि मकान व दुकान में रह रहे लोगों ने निकल करके अपनी जान बचाई। वहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क पर खड़े वाहन चपेट में आ गए, जिससे मलबे में दब करके 6 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं लैंडस्लाइडिंग के कारण यातायात भी पूरी तरह से बाधित हो गया। कोई नहीं आया है यहाँ पे, कोई भी नहीं पहुँचा है। सिर्फ एक पटवारी को छोड़ के प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। हम तो सुबह रात से परेशान हैं। अभी तक चाय तक नसीब नहीं हुई है किसी को। सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं और नुकसान आपको दिख रहा है। एक पशु तो अभी मेरा फिर भी दबा हुआ है, गाय जो आपको दिख रही है।
ज़मीन भी मेरी सब बह चुकी है। इसमें जो मैंने पेड़ लगाए थे, जितने भी लगाए थे, इसमें मैंने कम से कम 50 पेड़ चंदन लगाया हुआ था और कम से कम जो 50 पेड़ आम लगे हुए थे जो कुछ फल देने वाले थे, लेकिन वो भी सब तहस नहस हो गया है। जैसे हम सेब लेके गए हुए थे तो हम वापस अपने निर्वाह की ओर जा रहे थे, तो हम सुबह यहाँ 9 बजे के आसपास हम फंसे हुए, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे कम से कम 50 गाड़ियाँ फंस चुकी थी। मुझे सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था अपने ये फ़ोन के माध्यम से, तो मैं इधर ही क्षेत्र में ही था, तो फिर मैं सुबह घर से अपने वाहन के आ गया था, यहाँ पहुँच गया था, तो देखा मैंने कि ये सारा स्लाइड होकर के नीचे को आया है और यहाँ पे पूरण सिंह जी का ये मकान है और उनका एक छानी भी है जिसमें उनके पशु बंधे हुए थे। खुद तो हमने पहले अलर्ट किया था तो वो लोग यहाँ नहीं थे, अन्यथा कुछ भी घटना घट सकती थी। तो छानी पर मलबा आने के कारण जो अभी आप देख रहे हैं, तो उसमें बंधे हुए पशु के दब गए। तहसील कायथे में एक गाँव है खेरवा, वहाँ पर सुबह राजस्व टीम को सूचना मिली थी कि मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया। एक आधी गाड़ियाँ हैं जो धंस गई हैं और जो आपको पता होगा यहाँ जहाँ पशु रहते हैं उसको छानी कहा जाता है, घर से थोड़ा सा दूर पे जो होती है। तो छानी में एक मवेशी गाय बंधी हुई थी, वो दब गई है और शेष की जांच के लिए राजस्व टीम वहाँ है, रास्ता खुलवा रही है, जेसीबी मौके पे उपलब्ध है। जब रास्ता खुल जाएगा तो आगे की जांच करके पुष्टि रिपोर्ट प्राप्त होगा। खबर हरिद्वार से, जहां पर भारी बारिश के चलते खतरे की जद में आई मनसा देवी पहाड़ी के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। जिले के आला अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का भ्रमण करके जगह जगह से दरक रही पहाड़ी का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम ने बताया कि इस बार बारिश में मनसा देवी पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। ये खतरा आबादी क्षेत्र में खतरे की जद में आ गए हैं। तो मनसा देवी वाला जो हमारा पैदल ट्रैक है प्लस उसकी जो साथ की जो कनेक्टिविटी जो हमारी हिल्स है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में स्लाइड हुआ है। तो उसी क्रम में आज जो हमारे CBRI के डायरेक्टर साहब आए हैं और GIS की टीम आई है, तो उनके साथ सारे पॉइंट का विजिट कर लिया गया है कि जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ जहाँ जो एक आबादी के साथ का जो लगता हुआ एरिया है और जहाँ इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाना है, तो सभी जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है और बाकी जो भी एक्सपर्ट टीम की एडवाइस रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग DM सर के चीज़ों को नॉलेज में लाके हमने करीब 5-6 स्पॉट देखा जहाँ पे स्लोप पे प्रॉब्लम है, जिसमें से एक मेजर है जो साइड का जो पहाड़ी है उसमें बहुत पहले से ही भूस्खलन हो रहा है। ये जब हम लोग CBRI में थे तब से ही हो रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे अति वृष्टि के कारण, बारिश के कारण अभी ये लैंडस्लाइड थोड़ा एग्रावेट हुआ है। प्रारंभिक रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के लिए आए थे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, उसे समझने के लिए। फिर हम एक कमेटी बना के फिर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान करेंगे जिसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डोईवाला में सरकार की नया शहर बसाने की योजना के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। किसानों और ग्रामीणों की महापंचायत और बैठक हर रोज डोईवाला में हो रही है, तो वहीं आज डोईवाला में भूमि बचाओ घर गांव बचाओ महापंचायत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व किसान नेता जगतार बाजवा डोईवाला पहुंचे। महापंचायत में संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन नहीं देनी चाहिए, नहीं लेने देंगे। बता दें कि वही जगतार बाजवा ने कहा कि किसान अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाया जा चाहता है। आप सभी का धन्यवाद। नहीं है भाई, पहले तो जरूरी है, बस क्या युद्ध रोज लगा जा, लेकिन फौज तो तैयार रखनी पड़े अपनी। किसानों की जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और किसानों की जमीन ले कौन लेगा? देखिए, सरकार के मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, अगर उसमें दम है तो आज मुख्यमंत्री को आप जैसे मीडिया के बंधुओं को बुला करके ये घोषणा कर देनी चाहिए और विधिवत रूप से एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि ऐसी कोई योजना नहीं है लोगों को उजाड़ने की, तो सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी रखा है ये आंदोलन के लिए। ये तो किसान मजदूर खेतों में काम करने वाले लोग हैं, मजबूरी में आते हैं निकल के जब सरकार अत्याचार करती है। तो यही पूछ रहे हैं कि बसे बसायों को उजाड़ करके आप बसाना किसे चाहते हो भाई?
इन्हें वो कौन सी आबादी है? वो देश के किसी अलग देश से आएंगे लोग, उनको अगर बसाना है तो कहीं और बहुत सारी जगह है, खाली पड़ी जगह हैं। नैनीताल में जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने राज्य अतिथि गृह में आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने व बरसात के मौसम को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। रेखा आर्या ने कहा कि मानसून सत्र में आपदाओं की संभावना बनी रहती है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। एनएच अधिकारियों को सड़क किनारे बनी नालियों की सफाई करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। भवन क्षति का पैसा हमने उनको दे दिया है। इसके अतिरिक्त और पेयजल विभाग लगातार उसमें काम कर भी रहा है। पेयजल डिपार्टमेंट आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इतने घंटे लेट अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, बैठक में पहुँचे हैं और आपदा को लेकर बड़े संवेदनशील विषय को लेकर आज बैठक थी। एक तो इसी से उनकी संवेदनशीलता दिख रही थी। दूसरी बात ये है कि एनएच के जब हम पिरुमदारा क्षेत्र को जब हम देख रहे थे तो ये हमने महसूस करा कि एनएच के लगते हुए जो रोड के लगते हुए जो नाले थे वो नाले बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलीथीन से, कचड़े से पूरी तरीके से भरे हुए थे। तो पानी की निकासी होगी कहाँ? संभवतः 2-3 दिनों के अंतर्गत जो है इस कार्य की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हमें भी और प्रशासन को भी अवगत कराएंगे। ये स्पष्ट निर्देश दे हमारे जो चाहे वह चंपावत जनपद हो, चाहे हमारा नैनीताल जनपद हो, आपदा में किसी भी प्रकार की सुस्ती जो है मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते भी और जिम्मेदार मंत्री होने के नाते भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर बागेश्वर से, जहां पर कारगिल शहीद डूंगर और मजवे गांव में कई विद्युत पोल जर्जर हालत में, जो भी कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे सकते हैं। कारगिल शहीद डूंगर और मजवे गांव के ग्रामीण जिलाधिकारी बागेश्वर के जनता दरबार में कई बार फरियाद लगा चुके हैं। हाल ही में चमोली हादसे में विद्युत करंट से उजड़ चुकी जिंदगी से घबराए मजवे और डूंगर गांव के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात को साझा किया, जिसके महज 5 घंटे के भीतर ही कुमाऊं कमिश्नर ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा साझा की गई समस्या का जल्द ही समाधान करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। हाईकोर्ट ने आईडीपीएल ऋषिकेश में पूर्व कर्मचारियों के आवासों को ध्वस्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने की। बता दें कि गुलशन बनोट व आईडीपीएल के पूर्व कर्मचारियों ने राज्य सरकार के 19 जुलाई 2023 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आईडीपीएल के कर्मचारियों के आवासों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। सिविल कोर्ट ने डिमोलिशन ऑर्डर पिटिशनर्स के लिए स्टे कर दिया है और सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए ऑर्डर किया है और उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड को वीरों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। राज्य का सैन्य इतिहास वीरता और पराक्रम के किस्सों से भरा है। यहाँ के लोकगीतों में शूरवीरों की जिन वीर गाथाओं का जिक्र मिलता है वो अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर देश विदेश में फैल गई है। कारगिल विजय दिवस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट।
भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहां पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूं और उन सबके प्रति श्रद्धान्वित होकर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जहां देवभूमि है वहीं वीर भूमि भी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या देश की कुल सेना के प्रतिशत के रूप में उत्तराखंड से देश को देने का काम होता है, मातृभूमि और देश की सेवा के लिए लगते हैं। उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के उत्थान के लिए, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। वहीं हल्द्वानी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हल्द्वानी मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत समेत बड़ी संख्या में सेना के पूर्व अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम में कारगिल शहीद की वीरांगनाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों के बलिदान को याद किया। बहुत बहुत बधाई। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि किस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान की दुस्साहसिक जो कार्य उन्होंने किया था उसका किस तरह से हम लोगों ने जवाब दिया था। मैं सभी कारगिल के शहीदों को, वीरों को, वीरांगनाओं को और सभी को बहुत बहुत नमन भी करना चाहता हूं, उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहता हूं कि उनके बलिदान से यह देश आज भी अक्षुण्ण है, उनके बलिदान से यह देश एक है। हम लोग कारगिल दिवस हमारे लिए, देश के लिए एक गर्व का विषय है, जो कि ऐसी जगह पर लड़ाई लड़ी गई जहां पर कि बाकी समय में भी दुर्गम होता जाना, और ऐसी जगह पर जहां पाकिस्तान ऊपर से टॉप में पूरा पहाड़ी में कब्जा किए हुए है और हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। अगर ऊपर वाला पत्थर भी मार दे तो उतना ही काफी है, लेकिन जो हमारे ऊपर जो जिस प्रकार के लड़ाई हमारी सेना ने लड़ी है, जो कि नीचे से ऊपर को चढ़ रहा है और ऊपर से लगातार हमारे ऊपर फायर हो रहा है, हमारी सेना बिल्कुल छाती खोल के सीधे मुकाबला कर रही है और उस पाकिस्तान की उतनी सेना और उनके उग्रवादियों को वहां से उन पहाड़ी से दूर, दुर्गम पहाड़ी से बाहर निकाल के फेंकना और उस बर्फीले इलाकों में, तो इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व का विषय क्या हो सकता है। को टास्क मिला है जुलाई में कि आपने कारगिल में जो है दुश्मन आगे है उसको पीछे खदेड़ना है। तो हमारी पलटन 3 जुलाई को जो है वहाँ द्रास में गई और 6 और 7 तारीख को जो है पहाड़ी पर अटैक करना था। उस पहाड़ी का नाम था 4785। 4785 में 6 तारीख की रात को हमला किया और दुश्मन को वहाँ से मार भगाया। दुश्मन ने जो है वहाँ पर 1 साल के लिए जो है राशन स्टॉक, अम्युनिशन और बड़े बड़े मोटर हथियारों को रखा हुआ था, सबको छोड़ करके वो भाग गया। बागेश्वर में कारगिल दिवस पर क्रॉस कंट्री और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तहसील परिसर में शहीद स्मारक स्थल पर जिले के सभी अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित करते उनको याद किया। शहीदों के बलिदान को याद करते हुए वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही डीएम अनुराधा पाल और जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि कारगिल युद्ध में जिले के 3 सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी कुर्बानी को आज भी पूरा जिला याद करता है। प्रथम मैं कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तो उसमें 26 जुलाई को 1999 को भारत की जीत हासिल हुई। पूरी तरह 26 जुलाई तक भारत की जीत हासिल हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 26 जुलाई को
कारगिल शौर्य दिवस के रूप में मनाते आए हैं। जितने भी हमारे पूरे देश में जो 527 कारगिल शहीद हुए हैं उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। और बाकी उनके जितने भी परिवारजन हैं, वीर नारियां हैं, उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो मतलब उनका जो ग्रेट लॉस हुआ है वो उस ग्रेट लॉस से उबर पाएँ। और उनको मेरा सम्मान और उनको बहुत बहुत मेरा सम्मान है। भूतपूर्व सैनिक लीग और समस्त वीर जवान और वीर नारियों को सम्मान के साथ यहाँ पर कवर किया है। और आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जनपद बागेश्वर में डीएम साहब की अध्यक्षता में और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बसंती जी की अध्यक्षता में यहाँ पर पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है। कारगिल युद्ध की वीर गाथा उत्तराखंड की वीर भूमि के जिक्र बिना अधूरी है। बता दें कि राज्य के 75 सैनिकों ने इस युद्ध में देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए थे। ऐसा कोई पदक नहीं जो राज्य के जाबाजों को ना मिला हो। इनकी याद में जहां एक ओर सैकड़ों आंखें नम होती हैं, तो वहीं राज्यवासियों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ उत्तराखंड की रिपोर्ट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।